हेलो इंजीनियर्स। हमारे देश में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, चाहे बात करें फ्रेम स्ट्रक्चर की बिल्डिंग हो, या फिर बात करें हमारे ब्रिज हो, या फिर बात करें आरसीसी बिल्डिंग हो, या फिर मैं बात करूं ब्रिज हो, डैम हो, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बन रहा हो, जिसके हेल्प से हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही हो, देश आगे बढ़ रहा हो। इस पूरे कंस्ट्रक्शन के पीछे एक ऐसा इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो इस पूरे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बैकबोन है। हमारे अंदर भी एक बैकबोन होती है जो कि दिखती नहीं है, लेकिन वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक इसी तरह से हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक ऐसा मटेरियल जो कि बैकबोन की तरह एक्ट करता है, और वो है रेनफोर्समेंट। बिल्कुल इंजीनियर, से रेनफोर्समेंट एक इतना इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मटेरियल है हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का। यदि इसको मिसमैनेज किया जाए तो वेस्टेज भी बहुत होता है और लॉस भी बहुत होता है, और यदि सही तरीके से इस पर काम किया जाए तो बहुत सही तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आकाश बौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म सिविल गुरुजी पर, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। आज का हमारा थीम टॉपिक है भैया बार बेंडिंग शेड्यूल को डिटेल पे समझना है। लेकिन बार बेंडिंग शेड्यूल है क्या, तो आज हम बीबीएस से पहले यह समझेंगे कि रेनफोर्समेंट क्या है, उसकी जर्नी क्या है। तो ये एक बात समझ लेते हैं कि भी इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफोर्समेंट क्यों जरूरी है हमारे आरसीसी स्ट्रक्चर्स में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंप्रूविंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसा कि आपको पता है क्रैक्स या फिर डिफ्लेक्शंस को भी बचाने, क्योंकि हमको ये पता है कंक्रीट स्ट्रांग होता है कंप्रेशन में लेकिन वीक होता है टेंशन में। तो कंप्रेशन और टेंशन को बैलेंस करने के लिए रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टील का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट और स्टील का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, इसी वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, क्रैक्स और डिफ्लेक्शन से भी बचाता है, और उसी के साथ साथ लोड बियरिंग कैपेसिटी यानी कि लोड सहने की क्षमता को भी इंक्रीज करता है किसी भी एक स्ट्रक्चर की। इसी वजह से रेनफोर्समेंट बैकबोन कहलाता है हमारे पूरे के पूरे मटेरियल्स में। और बात करें मेंटेन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, उसी के साथ साथ आपके फ्लेक्सिबल डिजाइन। किसी भी तरह का डिजाइन आप आसान तरीके से क्यों बना पाते हैं, क्योंकि आपको जो टेंशन का जो हमको सपोर्ट चाहिए, टेंशन की जो स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रक्चर को किसी भी शेप में हमको बनाना है, तो हमको रेनफोर्समेंट वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल तौर पर बना पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे रेनफोर्समेंट का, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब इसके प्रोसेस को समझते हैं थोड़ा सा कि भैया हाउ रेनफोर्समेंट इज कंसिडर्ड इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। हम बात करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल की, हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, वो कंस्ट्रक्शन के कौन से, मैं ये नहीं कहूंगा बार बेंडिंग शेड्यूल क्या भाई कोई जॉब पोस्ट है क्या, नहीं। बार बेंडिंग शेड्यूल एक ऐसी स्किल है जो आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हर एक जॉब पोस्ट में काम आने वाली है, चाहे आप साइट इंजीनियर के लेवल पर हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर के लेवल पर भी क्यों ना हो, वहां पर भी आपको बार बेंडिंग शेड्यूल की अंडरस्टैंडिंग काम आती है। वो किस तरह से, वो इस जर्नी से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समझते हैं डिजाइन फेज। जब भी स्ट्रक्चर डिजाइन होता है तो वहां पर मैं आरसीसी को पूरा डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं रेनफोर्समेंट डिजाइनिंग के एस्पेक्ट में कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका नॉलेज क्यों जरूरी है। सबसे पहले डिजाइन फेज में रेनफोर्समेंट की अंडरस्टैंडिंग लगती है। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन, भैया रेनफोर्समेंट लग रही स्ट्रक्चर में तो उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करना है पूरे डिटेल पे, कितना लोहा लगने वाला है। जैसे रेनफोर्समेंट का एस्टिमेशन हो गया, प्रोक्यूरमेंट के लिए मतलब मंगवाना भी तो पड़ेगा, परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा, तो परचेज ऑर्डर जाएगा। उसके बाद रेनफोर्समेंट कैसे, साइट प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब रेनफोर्समेंट आने वाली है, अब देखो प्रोजेक्ट मैनेजर का भी यहां काम आ गया कि कौन से स्टेज में कब कितना कैसा रेनफोर्समेंट आएगा, तो वो स्ट्रक्चर में कैसे लगेगा, उसके लिए कितने लेबर लगेंगे, कितनी रिसोर्सेस, कितनी मशीनरी, सारा चीज प्लान करना है। वही प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्लानिंग में यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रेनफोर्समेंट का, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। उसके बाद क्या होगा, क्वालिटी कंट्रोल एंड कंप्लायंस। जैसे कि अब रेनफोर्समेंट साइट पे आया, कंस्ट्रक्शन साइट पे आने के बाद भी रेनफोर्समेंट सही भी है कि उसका क्वालिटी चेक कैसे होगा, उसके लिए क्यूए क्यूसी की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको रेनफोर्समेंट की जानकारी होनी चाहिए। क्वालिटी चेक कैसे होगी उसकी, मान लेते हैं जब रेनफोर्समेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर बांधा जा रहा है, लग गया, उसके बाद भी क्वालिटी चेक करनी है, सही बांधा है कि नहीं, प्रॉपर स्पेसिंग है कि नहीं, लैब सही है कि नहीं, डेवलपमेंट सही है कि नहीं, A to Z चीजें चेक करना है। वो चेक तब हो पाएंगी जब आपको रेनफोर्समेंट यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल की अंडरस्टैंडिंग होगी।
आगे बढ़ते हैं, रीबार फैब्रिकेशन एंड बेंडिंग। अब जब आपके पास बीबीएस या फिर रिइंफोर्समेंट की पूरी डिटेल है तभी तो आप उसको कट और बेंड कर पाएंगे। जो हमारे बार बेंडर्स है उनको कैसे पता चलेगा कि कौन से लेंथ की रिइंफोर्समेंट कट करनी और बेंड करनी है, उसका नॉलेज कहां से आएगा, वो सारी जानकारी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। अब भैया बार बेंडर ने कटिंग करके रख ली है, अब क्या काम है भैया, फिटर लेबर्स का काम है उसको फिट करना उसके अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। तो वो कैसे फिटिंग होगी, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर जहां पर रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोसेस ये फॉलो होगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं रेनफोर्समेंट हर एक स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड, क्वालिटी वाले ने यहां पर चेक कर लिया, एग्जीक्यूशन के बाद चेक कर लिया, सारी चीज सही है भैया। जो हमारी जीएफसी होती है फुल एंड फाइनल बिल के लिए जब जाते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड रखना जरूरी है पूरे के पूरे रेनफोर्समेंट का। और अंत में रेफरेंस फॉर फुल एंड फाइनल बिल, जब फुल एंड फाइनल बिल बनता है तो उसके लिए रेफरेंस के लिए काम आता है ये पूरा का पूरा स्टील रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग्स। तो इंजीनियर्स आप भी समझिए कि कितना वास्ट है बार बेंडिंग शेड्यूल। केवल इतने नहीं कि ड्राइंग पढ़ के कटिंग लेंथ निकाल लिए, उसकी बहुत अलग अलग स्टेजेस पर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वेस्टेज कैसे बचाना है, रिकंसिलेशन के टाइम किस तरह से यूज होता है, ठीक है। जब भी हम डिजाइन फेज की बात करते हैं तो वहां पर रेनफोर्समेंट के ऐसी कौन कौन सी पार्ट की अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे लिए जरूरी है। हम ये तो जानते हैं कि भाई आईएस कोड 456/2000 हमारे आरसीसी डिजाइन के लिए यूज किया जाता है, ये तो हमको अच्छे से पता है। लेकिन वहां पर जो रेनफोर्समेंट से रिलेटेड जानकारी है जो बार बेंडिंग शेड्यूल के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, वो आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, रेडी हो जाओ, सारे नोट्स बनाते जाओ। हमारी मेहनत पसंद आ रही तो लाइक कर दो, और क्योंकि आगे का वीडियो बहुत लंबा और बड़ा होने वाला है, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेज आने वाला है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ये जरूर बताओ आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, डिजाइन फेज में सबसे पहला हमको ये जानना है टाइप एंड ग्रेड ऑफ बार, जो कि आईएस कोड 1786/2008 में दिया गया। यदि आपको रेनफोर्समेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए है तो आईएस 1786/2008 को फॉलो करिए, उसमें आपको मिल जाएगा टाइप एंड ग्रेड, कितने ग्रेड्स के रेनफोर्समेंट बार होते हैं। हमको पता है FE 415, 415D, 500, 500D, ठीक है, 550, 550D, FE 600, हमारे पास अलग अलग ग्रेड्स के रेनफोर्समेंट बार अवेलेबल होते हैं। यही काम स्ट्रक्चरल डिजाइनर का है, वो हमको ड्राइंग में क्या लिख के देता है, ग्रेड लिख के देता है ना। तो स्ट्रक्चरल डिजाइनर को कैसे पता कौन सा ग्रेड कहां चूज करना है, सेम IS 1786, जहां पर आपको पता है FE मतलब आयरन, 415 मतलब यील्ड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है, D यानी कि डक्टिलिटी इलॉन्गेशन, जहां पर भी D लगता है तो ठीक है, यानी कि उसके और ज्यादा डक्टिलिटी उस रेनफोर्समेंट की जहां पर 500D लगा हुआ है। तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी आईएस कोड 1786 में, यही जानकारी स्ट्रक्चरल डिजाइनर यूज करता है। और कौन सी जानकारी उसमें दी गई है, साइज एंड डायमीटर ऑफ बार उसमें दिया गया है क्लॉज नंबर 6.1 में। नॉमिनल साइज 4 mm, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40 इतने डाया के बार मैन्युफैक्चर हो सकते हैं बड़े आसान तरीके से। लेकिन 4, 5 और 6 का तो अब यूज नहीं होता, लेकिन 8 mm, 10 mm, 12, 16, 20, 25, 28 का भी यूज नहीं होता। 32, 36 और 40 ये मार्केट में अवेलेबल होती है रेनफोर्समेंट। और यहां पर क्लियरली लिखा गया है अदर साइजेस में बी सप्लाइड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर 40 mm से भी ज्यादा का डाया का बार इस्तेमाल हो रहा है तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के हेल्प से वो डाया का बार मैन्युफैक्चर करा सकते हैं। जब भी डिजाइन फेज चल रहा है ना, अभी ये समझो कि एक प्रपोजल आया है, स्ट्रक्चरल डिजाइनर अपना आरसीसी का डिजाइन कर रहा हो, डिजाइन फेज में उसको कुछ रिक्वायरमेंट है रेनफोर्समेंट के नॉलेज की। ये आपको भी रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप साइट पर आएंगे तो यही सारी चीज आपको ड्राइंग में भी पढ़नी होती है। तो यही ड्राइंग में, क्योंकि लैंग्वेज तो एक ही, ड्राइंग चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे आर्किटेक्चरल हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, चाहे साइट इंजीनियर हो, लैंग्वेज तो एक ही सबकी ड्राइंग। तो ड्राइंग में जो भी जानकारी दी है आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सी और डिजाइन फेज में यूनिट वेट ऑफ बार डिजाइन फेज में दिया रहता है, टेबल नंबर 1 क्लॉज 6.2 में दिया है। सारी जानकारी दी है, 4 mm, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32, 36, 40 सारे डाया दिया है। और उसका देखो यूनिट वेट भी दिया हुआ। यूनिट वेट यानी कि कोई भी डाया की बार यदि मैं 1 मीटर कट करूंगा और उसको वेट करूंगा तो उसका वेट कितना होगा, यही है यूनिट वेट ऑफ बार। फॉर एग्जांपल मैं 12 mm की बार लिया, उसको 1 मीटर का टुकड़ा काटा और उसको वेट किया तो इसका वेट आता है 0.888 kg पर मीटर। तो यहां पर भी आपको मिल जाएगा 0.888 kg पर मीटर, बड़ा आसान है। तो यहां पर आपको यूनिट वेट पहले ही मिल जाएगा बड़े आसान तरीके से। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि यार यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करूं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला, क्योंकि तो राउंड शेप बार है, बार का शेप चेंज हो गया, तो यूनिट वेट के लिए यूनिट वेट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। ठीक है, अब सामने कौन सा शेप है, सर्कुलर शेप है, ठीक है, तो सर्कुलर शेप का एरिया π/4d², ये हमारा एरिया आ गया सर्कल का, इनटू लेंथ, और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो 1 मीटर का तो यूनिट लेंथ है, ठीक है, 1 मीटर, और एरिया कितना π/4d², और डेंसिटी कितना 7850 kg/m3 स्टील की डेंसिटी। क्लियर है गाइस।
जैसे हमको ये डेटा मिल जाता है और हम इस m क्यूब को, क्योंकि हमारा डाया किस में है, mm में, तो हमको यहां पर बस m क्यूब को mm क्यूब में कन्वर्ट करना है और हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है d स्क्वायर बाय 162। आपको बस कुछ नहीं करना है, नोट्स में केवल d स्क्वायर बाय 162 के फॉर्मूले में d स्क्वायर में डाया डालो अपॉन 162 करो, आपको पूरा सेम एज इट इज डेटा मिलेगा ऐसा 12 mm 12 इंटू 12 अपॉन 162 0.888 kg पर मीटर। ये यूनिट वेट यहां पर भी IS कोड में दिया हुआ है, यहां पर भी मेंशन है। क्लियर है गाइस? तो ये यूनिट वेट कहां काम आता है एकदम याद रखना, आगे की वीडियो में आपको समझ में आएगा यूनिट वेट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं डिजाइन फेज के और पार्ट में, और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी दी गई है। जो भी रेनफोर्समेंट होती है आपने देखा होगा, रेनफोर्समेंट में कुछ इस तरह का डिजाइन पैटर्न रहता है। थोड़ा सा देखते हैं, कुछ इस तरह का देखो डिजाइन पैटर्न रहता है ऐसा, और कुछ ऐसा ऐसा बना रहता है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिब। क्या कहते हैं इसको? रिब, RIB, यहां पर लिखा हुआ है रिब। और इसी को ही ट्रांसवर्स रिब कहते हैं, IS कोड में दिया ट्रांसवर्स लिप। ठीक है, जो इस तरह से बनी हुई रहती है। और जो एक पैरेलल लाइन चलती है, यहां पर आप देख रहे होगे, ये एक लाइन चल रही है इस तरह से, जिसके अलोंग हमेशा हम बार को बेंड करते हैं। बार बेंडर हमेशा इस लाइन के अलोंग ही चीजों को बेंड करता है। इसको हम कहते हैं लग, और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल रिब भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसवर्स ये वाली हो गई, और ये वाली कौन सी हो गई? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल, ये ट्रांसवर्स। ठीक है, इसको हम लग भी बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इंटरव्यू के दौरान हो सकता है काम आ जाए, तो आप इसको भी समझिए, जो कि डिजाइन फेज पे IS कोड 1786 में सारी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिंग बिटवीन टू रिब्स इज 10 mm सेंटर टू सेंटर। जो दो रिब बने होते हैं गाइस, इनके बीच का स्पेसिंग कितना होता है? 10 mm सेंटर टू सेंटर। 10 mm सेंटर टू सेंटर इनके बीच का स्पेसिंग होता है। रिब्स के अलग अलग पैटर्न होते हैं, डायमंड शेप भी होता है, अदर शेप भी होता है। ठीक है, मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिब किसको बोलते हैं, लग किसको बोलते हैं, और दो के बीच का स्पेसिंग कितना है, जनरल नॉलेज के लिए। स्टील बार 12 मीटर का आता है, 40 फीट का जो हमारे पास मार्केट पे अवेलेबल होता है। तो सारी ये डिटेल्स आपको पता है, नहीं पता है तो नोट डाउन करके सारा नोट्स बनाते जाओ, आपके लिए काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिजाइन फेस में। IS कोड कौन कौन से यूज होते हैं जब भी हम डिजाइन फेस में रहते हैं? तो IS कोड बार बेंडिंग शेड्यूल के लिए या फिर रेनफोर्समेंट के लिए कौन कौन से यूज किए जाते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला 456-2000, वो तो RCC डिजाइन के लिए भी यूज होता है और डेवलपमेंट लेंथ वगैरह कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है। IS कोड 2502-19631, ये बेसिकली यूज किया जाता है जो भी आपकी रेनफोर्समेंट है वो किसी भी शेप में कैसे कटेगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा कटिंग लेंथ निकालने का, वो सारी जानकारी IS कोड 2502 में दी गई है। आगे बढ़ता है IS कोड 5525 में ये जानकारी दी गई है कि बार बेंडिंग शेड्यूल या फिर रेनफोर्समेंट से रिलेटेड कौन कौन से नॉमेनक्लेचर्स है, उसके बारे में रीडिंग, उसके लैप, उसके डेवलपमेंट लेंथ, सारी चीजों के बारे में बेसिक जानकारी IS कोड 5525 में दी गई है। IS कोड 13920 में क्या जानकारी दी गई है? ये सिस्मिक जोन्स के लिए स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का IS कोड है, जहां पर लैब कहां देना चाहिए, कितने रेनफोर्समेंट आने चाहिए, डेवलपमेंट कहां देना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, क्या उसके रूल्स है रेनफोर्समेंट से रिलेटेड, इस सारी जानकारी इस IS कोड 13920 में दी गई है। और उसके बाद एक है आता है SP 34, यानी कि स्पेशल पब्लिकेशन 34। इतने IS कोड मिनिमम आपको समझने पड़ेंगे यदि आप रेनफोर्समेंट समझना चाहते हैं। लेकिन आपको ही पता है गाइस, इतने सारे IS कोड एक तो पढ़ा नहीं जाता, इतने सारे पढ़ के समझना और दिक्कत है। यहां पर यार हम आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हर एक IS कोड को पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें हमारे काम का क्या चीज है वो निकाल पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही सिविल गुरुजी ने किया है। सारे के सारे IS कोड से वो इंपॉर्टेंट नॉलेज निकाला है जो कि स्टील रेनफोर्समेंट के लिए जरूरी है, और वही आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि इंडस्ट्री में वही काम आने वाला है। पूरा A to Z IS कोड थोड़ी ना काम आएगा यार, उसमें जो डिटेल इंपॉर्टेंस है वो काम आएगा। यहीं पर ही हम आपको हेल्प करते हैं सारी की सारी डिटेल सीखने में और करियर में आगे बढ़ने की। तो आपके पास भी अच्छा मौका है ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, अपने करियर में आगे बढ़ने का। तो ये सारे IS कोड नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आपने, तो ये इंपॉर्टेंट काम आते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इस डिजाइन फेज के पार्ट में, जिसमें कि अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लैप लेंथ, ये भी आपके ड्राइंग में मेंशन होता है, नहीं होता तो आपको कंसीडर करना पड़ता है, यानी कि पता होना चाहिए, और ड्राइंग में जैसा दिया हुआ है आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो लैप लेंथ IS कोड 13920 में क्या बोलता है कि ओवरलैपिंग लेंथ और लैप लेंथ इज प्रोवाइडेड टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द बार। कोई भी बार, चाहे वो बीम में लगी हो, चाहे कॉलम में लगी हो, किसी भी स्ट्रक्चर में लगी हो, उसकी लेंथ तो 12 मीटर ही है, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जहां पर वो बार फिनिश हो जाती है तो हमको ऊपर भी एक्सटेंड करना है। तो उस बार की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जब हम दूसरी बार लगाते हैं, थोड़ा सा उसको लैप करते हुए, उसको हम कहते हैं लैप लेंथ, जितनी लेंथ से हम लगाते हैं। जैसे कि आप ये फॉर्मूले में यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक बार नीचे से आई हुई है
ऐसा नीचे से आई हुई है। ठीक इसी तरह से दूसरी रेनफोर्समेंट देखो यहां ऊपर गई है, लेकिन ये कुछ लेंथ से इसको लैप कर रही हो यहां पर। तो इतनी लेंथ जो इस दूसरे रेनफोर्समेंट के अंदर जाती है, इस लेंथ को हम कहते हैं लैप लेंथ। ठीक है, एक दूसरे के बार को स्ट्रीमलाइन करती है लेंथ। और ठीक इसी तरह से इसकी जो जानकारी दी गई है IS कोड 13920 में क्या दिया हुआ है, क्या बोलता है कि भैया जब भी यहां पर स्टीरअप्स लगाओ लैप में, तो दो स्टीरअप के बीच का स्पेसिंग 100 mm से ज्यादा मत रखो, 100 mm से एक्सीड मत करो, ये बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि भैया लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन द डेवलपमेंट लेंथ। जो भी डेवलपमेंट लेंथ आपके ड्राइंग पे दी गई है उतनी ही लैप लेंथ रखना है। अभी डेवलपमेंट लेंथ क्या है आगे पढ़ेंगे। उतनी ही लैप लेंथ रखनी चाहिए, उससे कम लैप लेंथ नहीं होती। इसकी लेंथ कितनी होगी, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या बोलता है भैया, जहां पर भी लैप आ रहा है, जहां पर भी दो रेनफोर्समेंट जुड़ रहे हैं, वो जंक्शन पे नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं इस तरह का यहां पर एक कॉलम और बीम का जंक्शन है, ये हमारी बीम है और एक कॉलम है, तो लैप कभी भी यहां पर नहीं आ सकता। जंक्शन में लैप नहीं आएगा कभी भी, चाहे वो कॉलम में लग रही हो, चाहे बीम में लग रही हो, किसी भी स्ट्रक्चर में लग रही हो, जंक्शंस पे लैप नहीं आएगा। तो ये सारी जानकारी यार क्यों इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ा ना, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो ये सारा काम करता है यार। तो आप खुद सोचिए, जब इतना सारा काम होना है तो इसकी रियल और सही अंडरस्टैंडिंग कितनी जरूरी है। मैटर ऑफ फैक्ट ये नहीं है कि प्रैक्टिस कैसा हो रहा है, मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आपको सही और गलत पता है कि नहीं पता। करेक्ट गाइस? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। डिजाइन फेज में और क्या इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है, डेवलपमेंट लेंथ। IS कोड 456-2000 में दी गई है। डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम वन बिल्डिंग कंपोनेंट टू अदर। यानी कि जब भी दो कंपोनेंट, चाहे फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे बीम है एग्जांपल और एक कॉलम है। अब बीम और कॉलम दो अलग अलग कंपोनेंट ने, इनको आपस में ज्वाइन होना है। ये किसी भी जगह हो सकता है ना, चाहे फाउंडेशन या फिर कॉलम और फुटिंग को ज्वाइन होना हो, बीम कॉलम को ज्वाइन होना हो, बीम स्लैब को ज्वाइन होना हो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम आएगा। तो जो भी लेंथ दो कंपोनेंट यानी कि ये बीम और कॉलम को ज्वाइन करने में इस्तेमाल होती है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के ये पूरी लेंथ जो रेनफोर्समेंट अंदर गई है कॉलम के, बीम से आई और एक कॉलम के अंदर गई ये रेनफोर्समेंट, जितनी भी लेंथ से ये कॉलम के अंदर गई, ये कहलाती है डेवलपमेंट लेंथ यानी कि LD। और इसको टेक्निकली एंकरेज लेंथ भी कहा जाता है। यदि आपसे इंटरव्यू पूछ ले कि एंकरेज लेंथ क्या होती है, यानी कि वो डेवलपमेंट लेंथ ही होती है। और डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, किसी भी एक बिल्डिंग कंपोनेंट को दूसरे बिल्डिंग कंपोनेंट से जोड़ने के लिए जितनी भी रेनफोर्समेंट की लेंथ इस्तेमाल होती है, वो डेवलपमेंट लेंथ है। मैटर ऑफ फैक्ट ये नहीं है उसकी लेंथ क्या होगी, वो तो फॉर्मूला से डिराइव करना पड़ता है, जैसे कि फॉर्मूला गिवन है IS कोड 456-2000 में क्लॉज 26.2.1 क्लॉज 26.2.1 में डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं उसका वैल्यू दिया गया है। और इसके जस्ट पेज के पीछे इसका टेबल दिया गया है, जहां पर आपको टाउ BD की वैल्यू निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, टाउ BD की यहां पर सिग्मा एस आपकी यील्ड स्ट्रेस हो गई, फाई आपका डायमीटर हो गया, 4 हो गया टाउ BD, आपको पीछे टेबल से निकालना। अब ये निकालना भी कैसे सीखना है, तो ये भी सिविल गुरुजी आपको यहां पर भी हेल्प करता है। देखिए नॉलेज बहुत सारा है, मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आप लेते कहां से और लेते कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जानकारी आपके लिए यूजफुल है। डिजाइन फेज में आगे बढ़ते हैं। जो अगला काम है स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स बना के रेडी करके देना, यहां पर डिजाइन फेज खत्म होता है। तो देखो ग्रेड पता चल गया हमको डिजाइन फेज से ही, साइज पता चल गया रेनफोर्समेंट का, यूनिट वेट समझ में आ गया, लैप लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ समझ में आ गई। इतनी सारी जानकारी जो हमको इंपॉर्टेंट थी वो हमको डिजाइन फेज से मिली और हमारे पास ये ड्राइंग रेडी हो गई। डिजाइन फेज ड्राइंग तैयार है। ये कौन सी ड्राइंग है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, डिटेल स्ट्रक्चरल ड्राइंग है। ये ड्राइंग रेडी हो गई है। अब ड्राइंग रेडी होके आ गई, ठीक है। तो यदि आपको यही सारा नॉलेज गाइज आपको यूट्यूब पे लेना पड़े तो आपको बहुत वक्त लगेगा, और यदि आप ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर सकते हो तो मैंने बताया ये दिवाली है नॉलेज वाली, तो इस नॉलेज वाली दिवाली में हम आपको दे रहे हैं नॉलेज, आपको करना है ट्रेनिंग, आपके पास से भोगो ऑफर। ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। करना क्या है, फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पे, टीम से बात करनी है और अपने करियर को आगे बढ़ाना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा डिजाइन फेज खत्म होता है। अब हमने पहला पॉइंटर खत्म कर लिया। अब डिजाइन के बाद आते हैं भैया, अब एस्टिमेशन बनाना है। जो डिजाइनर ने बताया कितना सरिया लगा, अब इसका कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे। तो अब चलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन की जर्नी पे कि भैया कॉस्ट एस्टिमेशन, जैसे ही हम कॉस्ट एस्टिमेशन में आते तब हमारा टर्म यूज होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। अब बनाना है हमको BBS। अभी तक हमको रेनफोर्समेंट की जानकारी लेनी थी, रेनफोर्समेंट के बारे में समझना था, लेकिन अब हमको बनाना है BBS यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल।
अब बार बेंडिंग शेड्यूल क्या बोलता है? BBS is the process of cutting and bending of reinforcement into the required shape. Bar bending schedule is the process of cutting the bar, bending the bar into the required shape and making it schedule which describe. और उसका शेड्यूल बनाना, अब जो कि बहुत सारी जानकारी देता है रेनफोर्समेंट के बारे में। कौन कौन सी जानकारी? लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार, कहां लगी है, कौन सी उसकी मार्किंग है। ग्रेड ऑफ बार जो हमने अभी पढ़ा था वो ड्राइंग में मिलेगा। साइज ऑफ बार ये भी ड्राइंग में मिलेगा, हमने पढ़ लिया है। कटिंग लेंथ ऑफ बार अब ये निकालना है एस्टिमेशन के लिए। नंबर ऑफ बार्स, कितने नंबर ऑफ बार्स लगेंगे ये भी निकालना पड़ेगा। बेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार अब ये भी निकालना पड़ेगा। देखो गाइस, अब इंपॉर्टेंट बार बेंडिंग शेड्यूल काम चालू होता है डिजाइन फेज के अंडरस्टैंडिंग के बाद। यहां पर उसके बाद टोटल क्वांटिटी, जैसे ही आप ये सारा जानकारी आप निकालते हैं कहां पर, एक फॉर्मेट में, ठीक है, एंड मेकिंग इट शेड्यूल, ये फॉर्मेट को ही शेड्यूल कहते हैं, इज कॉल्ड बार बेंडिंग शेड्यूल। भैया रेनफोर्समेंट की कटिंग और बेंडिंग से रिलेटेड ये सारी जानकारी जो यहां पर लिखी हुई है, इसको एक फॉर्मेट पे उतार लेना इज कॉल्ड बार बेंडिंग शेड्यूल, एक कॉमन टर्म्स में। लेकिन हमारे पास तो कितने सारे पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है बार बेंडिंग शेड्यूल के, लेकिन केवल एक लाइन से पूरा BBS नहीं डिस्क्राइब हो सकता। तो यहां पर ये फॉर्मेट क्या बोलता है, जब हमको कॉस्ट एस्टिमेशन में फॉर्मेट बना के सॉल्व करना होता है तो ये फॉर्मेट क्या बोलता है, देखो कि भैया सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स यानी कि कौन से कंपोनेंट का, वो कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी BBS किसी भी स्ट्रक्चर का बना रहे हो, उसका नाम, यहां पर नाम आ गया। उसके बाद डाया ऑफ बार, कौन से डाया का बार है। और मैं ये भी बता दूं, जरूरी नहीं है यहां पर जो नॉमेनक्लेचर लिखे हुए, जो भी फॉर्मेट की जानकारी है वो हर जगह सेम एज इट इज हो सकता है यहां पर पहले शेप आ गया हो, बार का डाया यहां हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारी जानकारी तो रहेगी, लेकिन इसकी सीक्वेंसिंग कुछ भी हो सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उसके बाद स्पेसिंग कितनी दी गई है, नंबर ऑफ बार्स कितनी है उस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए, जो बार का आपने कटिंग लेंथ और बेंडिंग डिटेल्स निकाला उसका शेप कैसा है, वो किस शेप की है, वो शेप में उसकी लेंथ क्या है अलग अलग। उसके बाद बेंड कितने आ रहे हैं, कटिंग लेंथ कितनी है उसकी, ये सारी जानकारी आप पूरे एक फॉर्मेट पे लिखते, पूरे रेनफोर्समेंट की, पहले से लेकर के यानी कि फाउंडेशन पार्ट से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर में जितना भी रेनफोर्समेंट लग रहा है, हर एक रेनफोर्समेंट की सारी जानकारी निकालते हैं हम इस फॉर्मेट में, तब जाकर के आपका BBS का स्टील रेनफोर्समेंट का फॉर्मेट तैयार होता है, जिसके हेल्प से अब पूरा कंस्ट्रक्शन आगे होगा, सारी डिटेल्स वहां से चालू होगी। क्लियर है गाइस? तो जैसे ही अब हमको पता चल गया BBS, अब बढ़ते इसके मेन पार्ट में कि भैया ये शेड्यूल का फॉर्मेट क्या है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन आ गया आपका, शेप ऑफ बार, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स, ऐसे ही होना चाहिए फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूं, कंपनी टू कंपनी वेरी हो सकता है, 19-20 का फर्क आएगा। डाया ऑफ बार क्या है, नंबर ऑफ बार कितने लगे, कटिंग लेंथ 1, कटिंग लेंथ 2, कटिंग लेंथ 3, ये होता है कि भैया लैप हो रहा है, लेकिन कंपोनेंट तो एक ही है ना, एक ही कंपोनेंट है, लेकिन बार बार लैप हो रहा है, तो हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार लैप हो, तो लैप में अलग अलग कटिंग लेंथ आएगी रेनफोर्समेंट की, तो इसी वजह से यहां पर CL1, CL2, CL3 लिखते हैं। उसके बाद कटिंग लेंथ, एक्चुअल कटिंग लेंथ क्या है, क्लियर। तो ये बेसिक फॉर्मेट। अब जहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो ये है, इस फॉर्मेट के आगे भी और इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है। फॉर्मेट हो गया, अब इसके आगे आता है टोटल लेंथ। अब यहां पर कॉस्ट एस्टिमेशन के पार्ट में आ रहे हैं हम, यहां पर रेनफोर्समेंट की पूरी जानकारी, अब इसका एस्टिमेशन निकाल रहे, बजटिंग करना है पूरा। टोटल लेंथ के बाद यूनिट वेट, देखो यूनिट वेट हमने वहां से पढ़ा था, यही फॉर्मेट पे आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट वेट क्या है, D² 162, ठीक है। उसके बाद टोटल वेट, अब यहां से क्या किया, यूनिट वेट यानी कि 1 मीटर के बार का वेट और टोटल लेंथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 20 × 11 × कटिंग लेंथ। तो यहां से क्या निकल गया, इसका टोटल लेंथ, कितने लंबी बार लग रही है उस कंपोनेंट के लिए, उतनी लंबी बार इंटू 1 मीटर का यूनिट वेट, तो टोटल वेट आ गया। अब इसके बाद इस फॉर्मेट में आपके स्ट्रक्चर में जितने भी डाया के बार यूज होते हैं, चाहे 8 mm, 10 mm, 12, 16, उसको आपको लिखने का। जैसे आप ये लिखते हैं, उसके बाद टोटल वेट कितना है, 342.27 kg। कौन से डाया का था, 12 mm डाया का। तो इसको आपको क्या करना है, 12 mm के नीचे लिख देना है, सेम एज इट इज, कॉपी पेस्ट, इक्वल टू करके ये सेल को क्लिक करके एंटर मार दोगे, सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो अब आपको पता चल गया 12 mm का आपको इतना वेट लग रहा है। अब जैसे ही आप पूरे प्रोजेक्ट का
अभी तो ये एक पार्ट है, एक कंपोनेंट है, एक रेनफोर्समेंट है। एक रेनफोर्समेंट का जब आपने ऐसा डेटा निकाला तो सोचो पूरे प्रोजेक्ट में स्टील लग रहा है। जैसे ही आपके पास ये सारी जानकारी आती है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm की पूरा प्रोजेक्ट निकला, तब आपको एट द एंड ये पता चलता है कि आपके जब आप ऑटो सम डालोगे यहां पर, जैसे आप सम करोगे 8 mm के अंदर, 10, 12 और 16 के अंदर, तब आपको ये पता चलेगा कि आपके प्रोजेक्ट में 8 mm का कितना केजी सरिया लग रहा है, 10 mm का कितना केजी सरिया लग रहा है, 12 mm का कितना केजी सरिया लग रहा है और 16 mm का कितना केजी सरिया लग रहा है। तभी ये जाएगा प्रोक्यूरमेंट वाले के पास ताकि वो परचेज ऑर्डर कर पाए। समझ में आई बात? तो इसी वजह से सारा डिटेलिंग्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। लेकिन आप तो सोच रहे होगे सर आप तो बता दिए फॉर्मेट है, ऐसा ऐसा बनाना है, इसको 8 mm 10 mm के अंदर लिखना है, जोड़ना है और काम खत्म कर देना है। लेकिन ये तो है ही नहीं सर, बीबीएस तो बहुत बड़ा है, ड्राइंग पढ़ना है, हर स्ट्रक्चर की सारी ड्राइंग अलग एक दूसरे से, फुटिंग का कैलकुलेशन अलग, कॉलम का अलग, बीम का अलग, स्लैब का अलग, स्टेयर का अलग, पाइल का अलग, पाइल कैप का अलग, ब्रिज का अलग, हर चीज का अलग। तो आप ही सोचिएगा इसकी इतना सारा ड्राइंग को समझना, पढ़ना, उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट मेंटरशिप की जरूरत। और यदि आप भी चाहते हैं मेंटरशिप तो बिल्कुल हमारे साथ ट्रेनिंग ज्वाइन करके सारी चीजें सीखेंगे यार, सब कुछ। ये वीडियो में तो आपको बहुत जानकारी दे ही रहा हूं, लेकिन आपको पूरा A to Z बार बेंडिंग शेड्यूल सीखना है तो आप मेरे साथ आइए, ट्रेनिंग करिए, हम मिलके आपके अंदर ऐसी स्किल भरेंगे जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा प्रोसेस क्या है, बार बेंडिंग शेड्यूल का भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, GFC ड्राइंग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछा जाए। GFC ड्राइंग, GFC मतलब होता है गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के लिए सही ड्राइंग। GFC ड्राइंग पहले आपको कलेक्ट करना है, वही जो स्ट्रक्चरल वाले के पास से आई थी। उसके बाद आपको ड्राइंग पढ़ना है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं आता। मेरे को कमेंट करके बताओ कितने लोगों को स्टील का स्ट्रक्चरल ड्राइंग पूरा पढ़ने आता है और कितने लोगों को नहीं आता। यस और नो कमेंट कर दो यार, इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। आता है तो और इंप्रूव करेंगे, नहीं आता है तो सीख के इंप्रूव करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे एक साथ। उसके बाद एंश्योरिंग दैट ऑल द ड्राइंग्स आर एज पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, हमें चेक करना है कि भाई ये सारी ड्राइंग्स में जो जानकारी दी है वो सही है कि नहीं। आपको तो सारी पता है ना, हमने डिजाइन फेज में सारी जानकारी पढ़ी थी, वहां पर ग्रेड ऑफ स्टील दिया है कि नहीं, डेवलपमेंट लाइन दिया है कि नहीं, कवर से रिलेटेड जानकारी दी है कि नहीं, सब कुछ दिया है कि नहीं, पता होना चाहिए, वो चेक करेंगे। उसके बाद रिकरेक्शन इन ड्राइंग इफ देयर इज टू द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, यदि कोई करेक्शन होता है ड्यूरिंग द फेज में, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन में या फिर उसके पहले, तो वो स्ट्रक्चरल के पास जाएगा रिकरेक्शन के लिए, फिर वो आपको फिर से GFC भेजेगा, फिर आप ड्राइंग रीड करेंगे, फिर स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रिपेयर एंड रिव्यू द बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपको BBS बनाना, वही पूरा फॉर्मेट जो हमने देखा। जैसे ही वो फॉर्मेट बनाते हैं, अब उसके बाद फॉर्मेट यदि रेडी हो जाता है, जब BBS के काम की तैयारी हो जाती है, तो फिर उसके बाद मॉनिटरिंग एंड मिनिमाइजिंग द रेनफोर्समेंट वेस्टेज, मॉनिटर करना है सही तरीके से कटिंग बेंडिंग हो रही है कि नहीं, और वेस्टेज है तो उसको कम करवाना है। क्लियर गाइस? और एट द एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द यूज्ड ड्राइंग्स एंड शेड्यूल। क्यों? क्योंकि जब फुल एंड फाइनल बिल होगा, यदि चीजें ऊपर नीचे होंगी तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि भैया सारी जो भी काम हुआ है वो एज पर हमने जो शेड्यूल बनाया था उसी के हिसाब से हुआ है, कहीं पर भी चोरी या धोखाधड़ी नहीं हुई। तो उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे इशूड ड्राइंग्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये होता है एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने के कॉमन सा प्रोसेस। सो इंजीनियर्स, यदि आप ये पूरा प्रोसेस जैसे कि मैंने बताया आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ सीख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस बिल्डिंग में 17,847 रुपए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस दिवाली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस फॉर हाईवे भी मिल रहा है 2 साल की वैलिडिटी के लिए। कोई अमाउंट नहीं पे करना क्योंकि ये भी 17,000 का ट्रेनिंग कोर्स है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है बिल्डिंग के साथ हाईवे। लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए ऑफर अवेलेबल है, तो अभी फोन उठाओ, कॉल लगा के बात करो 9111001234 पे, टीम से बात करो, ट्रेनिंग ज्वाइन करो, हमारे साथ सीखो यार। सीखना में बड़ा मजा आएगा। हम डेली डाउट सेशन में बैठते हैं, आपके साथ 1-to-1 डिस्कशन करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमको ही मजा आता है अपना नॉलेज शेयर करने में, आपको आगे बढ़ाने में। और ऐसे बहुत सारे हमसे पढ़े हुए ट्रेंड इंजीनियर्स हैं जो आज दूसरों को भी सिखा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और यदि आप सॉफ्टवेयर पार्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, तो सिविल गुरुजी आपको कॉस्ट BIM भी दे सकता है। आप हाईवे की जगह BIM ले लीजिए सॉफ्टवेयर के पार्ट के लिए, 2 साल की वैलिडिटी के लिए, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लियर है गाइस? तो आपके ऊपर है, अभी फोन उठाना है, कॉल लगाना है 9111001234 पे, टीम से बात करना है, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है और अपने करियर को आगे बढ़ाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट पार्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में चलते हैं अब, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
क्योंकि एस्टिमेशन का ही पार्ट है बीबीएस। एस्टिमेशन यानी कि पूरा ओवरऑल, उसी में लोहा कैलकुलेट करने को हम बीबीएस कह रहे हैं नॉर्मल जनरल टर्म्स में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कवर्स की वैल्यू, की कौन कौन से कंपोनेंट्स के लिए कौन कौन सा कवर इस्तेमाल होता है, इसकी जानकारी आपको रखनी है। ये भी आईएस कोड 13920 में दिया गया है, ये वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले समझते हैं कि कवर क्या होता है। दो टर्म आपने सुना होगा, एक सुना होगा क्लियर कवर और एक सुना होगा इफेक्टिव कवर। तो हमारे लिए जो काम का है वो क्लियर कवर ही है, इफेक्टिव कवर स्ट्रक्चरल डिजाइनर के काम का है, वो लोग काम करते हैं। हमारे लिए क्या काम का है, हमारे लिए काम का है भैया क्लियर कवर। क्लियर कवर क्या बोलता है, स्ट्रक्चर के आउटर फेस से जो भी रेनफोर्समेंट का आउटर फेस है उसके बीच का क्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड क्लियर कवर। क्लियर कवर मतलब बीच में आने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही तो भी क्लियर डिस्टेंस, क्लियर कवर। इफेक्टिव कवर क्या बोलता है, आपके कोई भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के आउटर फेस से जो मेन रेनफोर्समेंट है आपका, मेन बार, मेन रेनफोर्समेंट, उसके सेंटर तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड इफेक्टिव कवर, जो आपके स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर है। लेकिन हमको क्या काम है, हमको क्लियर कवर का काम है। और इस तरह से मार्केट में बहुत सारे कवर मिलते हैं, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के। फुटिंग के लिए जो मिनिमम कवर की वैल्यू 50 mm, फटाफट लिखते जाओ, वीडियो बड़ा है, जानकारी बहुत सारी है तो नोट्स बनाते जाओ, आगे रिपीट करने में आसानी होगी। कॉलम के लिए 40 mm, बीम के लिए 25 mm, स्लैब के लिए 20 mm, स्टेयर केस के लिए 15 mm। देखो यहां पर क्या है, स्लैब अभी 125 mm का हो गया है, मिनिमम हमको रखना है तो 20 mm इस्तेमाल करते हैं। पहले 100 mm का था तो 15 mm इस्तेमाल करते हैं। स्टेयर केस का वेस्ट स्लैब अभी 100 mm का रहता है तो 15 mm है, 100 से ऊपर हो जाएगा तो इसका भी 20 mm हो जाएगा। क्लियर है। छज्जा 15 mm, पाइल 60 mm, पाइल कैप 60 mm, रिटेनिंग वॉल 50 mm। अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का अलग अलग कवर है जो कि आपको ड्राइंग पर दिया रहता है। ये चीज आपको समझनी, ड्राइंग रीडिंग इसलिए तो मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आगे समझेंगे ड्राइंग रीडिंग कैसा ये बीबीएस बनाने में यूज होगा। कवर के वैल्यू के बाद अब हमारा आता है बार बेंडिंग, बेंड डिडक्शन एंड वैल्यूज, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बार बेंडिंग शेड्यूल का। कॉन्सेप्ट बहुत है यार, सीखना तो पड़ेगा, यदि जॉब करनी है, अच्छा करियर बनाना है तो सीखने के लिए तैयार हो जाओ। बेंड डिडक्शन एंड वैल्यूज क्या बोल रहा है, बेंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ बार सो वी नीड लेसर लेंथ वाइल कटिंग लेंथ देन व्हाट वी सी इन द ड्राइंग। ये क्या बोल रहा है कि यदि मैं एक बड़ी सी बार लिया, ऐसी स्ट्रेट बार, ठीक है, ऐसा सीधा, और अब इस स्ट्रेट बार को मैं क्या किया, ऐसा मोड़ दिया 90 डिग्री में, ऐसा, ठीक है। 90 डिग्री में मोड़ने के वजह से क्या हुआ, ये टेंशन में स्ट्रांग है ना, फेल नहीं होती, तो इसका क्या हुआ, ये इलोंगेशन में आ गया, इसका आउटर फेस थोड़ा सा बड़ा हो गया, इलोंगेट हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो भी एक्चुअल लेंथ होगी, मान लेते कोई ऐसा शेप है, कोई इस तरह का शेप है, रिंग का ही शेप है, तो ये 90 डिग्री में मुड़ रहा है, यहाँ 90 डिग्री में मुड़ रहा है, यहाँ 90 डिग्री में मुड़ रहा है, यहाँ 135 डिग्री में मुड़ रहा है, यहाँ भी 135 डिग्री पे मुड़ रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो भी आप ड्राइंग पे देखते हो और जो एक्चुअल कटिंग लेंथ तो क्या है, वो तो सीधी रेनफोर्समेंट काटेंगे फिर उसको बेंड करेंगे। तो ये बोल रहा है जो भी लेंथ आप कटिंग लेंथ में निकालोगे वो छोटी निकालोगे जो ड्राइंग में एक्चुअली दी होगी। मान लेते हैं ड्राइंग में एक्चुअल लेंथ आ रही है 1 मीटर, ठीक है, तो आपको 1 मीटर माइनस बेंड डिडक्शन करना है और फिर उसके बाद रेनफोर्समेंट को कट करवाना है, फिर उसके बाद कटिंग लेंथ आएगी, ये बोलता है। तो अब भाई बहुत सारे एंगल में जोड़ते हैं तो इसी वजह से वैल्यू भी अलग होती है। फॉर एग्जांपल यदि किसी भी सरिये को हम 45 डिग्री में बेंड कर रहे हैं इस तरह से, तो इसका जो इलोंगेशन आता है किस वैल्यू में आता है, 1d, 1 इंटू डाया ऑफ बार, 1 इंटू डाया ऑफ बार में इलोंगेट हो जाता है। अब ये कोई आईएस कोड में नहीं लिखा है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। आईएस कोड 2502 में बैंड और बैंड एंगल्स के बारे में जानकारी है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है वो नहीं पता। इसी वजह से पूरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ऑल ओवर इंडिया आपको बैंड डिडक्शन की यही वैल्यूज मिलेगी। तो कुछ कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। यदि सरिये को 90 डिग्री पर मोड़ दिया गया तो यहां पर जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, 2d, 2 इंटू डाया ऑफ बार, यानी कि मान लेते 8 mm का है तो 2 इंटू 8 16 mm, 16 mm बढ़ जाएगा। मान लेते ड्राइंग पर जो हमने कैलकुलेट किया 1 मीटर आ रही थी लेंथ, तो 1 मीटर में हमको 16 mm माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें कितना आएगा, 984 mm आएगा कटिंग लेंथ।
कटिंग लेंथ कितनी आएगी 984, आपकी ड्राइंग की एक्चुअल लेंथ से ये बेंड जितना भी एंगल में बेंड है, जितना भी इंक्रीज होता है वो माइनस कर दो, तो ये कटिंग लेंथ आ जाएगी और यही आपकी हो गई एक्चुअल लेंथ। ठीक है, कटिंग लेंथ जब आप इसको 90 डिग्री मोड़ोगे तो ये 16 mm अपने आप यहां जुड़ जाएगा। क्लियर है? यदि मैं कोई भी रेनफोर्समेंट को इस तरह से आई और ये 135 डिग्री ऐसा मुड़ गई तो यहां पर ये कितना इंक्रीज होता है 3D, 3 इंटू डायमीटर ऑफ बार। और सेम उसी तरह से यदि 180 डिग्री पर मुड़ जाती है कोई भी सरिया तो यहां पर ये कितना इंक्रीज होता है 4D, 4 इंटू डायमीटर ऑफ बार। तो ये बेंड डिडक्शन और उसकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। 45 डिग्री मुड़ रहा है 1D, 90 डिग्री 2D, 135 डिग्री 3D और 180 डिग्री में मुड़ रहा है तो 4D हमारी वैल्यूज होती है, जो लेंथ इंक्रीज होती है वहां पर उसकी। ठीक है, यही वैल्यू हमको आगे काम आती है। क्लियर है गाइस? तो अब आगे बढ़ते हैं ड्राइंग रीडिंग के पार्ट में। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब ड्राइंग रीडिंग कैसे करना उसको समझते हैं। तो ड्राइंग रीडिंग में सबसे पहले सिंबल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो IAS कोड 5525 जैसे मैंने बोला था उसके नॉमेनक्लेचर और सिंबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर दिखा गया 5 आपका है प्लेन स्क्वायर शेप है और ये हैश शेप है। ये अलग अलग बार्स के डाया, जहां पर भी आपको 5 हैश या फिर ऐसा स्क्वायर देखिए, इसका मतलब कि उसके साथ डाया लिखा हुआ है उसका। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हैश 12 लिखा है, इसका मतलब कि ये डाया बता रहा है। 12 क्या बता रहा है? इसका डायामीटर बता रहा है उस रेनफोर्समेंट का। ठीक है, उसके बाद BT यानी कि बेंट बार, ST यानी कि स्ट्रेट बार, STP यानी कि स्टीरअप, SP यानी कि स्पाइरल, CT यानी कि कॉलम टाई। ये कुछ नॉमेनक्लेचर गिवन है आपके IAS कोड में जो कि आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और उसी के बाद @ यदि आपको कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोल रहा है। जैसे बोलते हैं ना 150 सेंटर टू सेंटर, या फिर बोल रहा है #12 @150। ये दो, यदि 150 सेंटर टू सेंटर बोल दिया मतलब ये वाली बार और ये वाली बार के बीच की सेंटर से सेंटर के बीच की स्पेसिंग है ये 150। अब चाहे #12 @150 बोल दे या फिर #12 150 सेंटर टू सेंटर बोल दे। हैश लगाए तो डाया, C/C यानी कि सेंटर टू सेंटर लगा तो स्पेसिंग, @ लगा तो स्पेसिंग। क्लियर है? तो ये बेसिक जानकारी आपको रिक्वायर्ड होनी चाहिए जब आप ड्राइंग को पढ़ते हैं। ड्राइंग रीडिंग में ही और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं जब भी आप ड्राइंग को पढ़ते हैं। तो ये वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको शायद नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान जरूर दीजिए। तो सबसे पहला, जैसे आपके पास ये ड्राइंग आ जाता है स्ट्रक्चरल वाले के पास, कोई भी ड्राइंग हो सकता है ना, ये अभी हम बात ही नहीं कर रहे बिल्डिंग का, ब्रिज का, डैम का, हम ये बात कर रहे कोई भी ड्राइंग आती है इस तरह की। तो सबसे पहले यहां पर ना साइड में कुछ जानकारी दी होती है जिसको हम कहते हैं जनरल नोट्स। वो जनरल नोट्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है गाइस? जनरल नोट्स में सबसे पहले आपको जानकारी दी होती है कवर के बारे में। देखो कवर के बारे में जानकारी दी है, कॉलम का, फुटिंग का, बीम का, स्लैब का, जो भी कवर है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी ग्रेड ऑफ स्टील, जैसे कि देखो FE 500 यहां पर लिखा हुआ है, जब साइड पे आएगा तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। उसके बाद M25 का कंक्रीट है। ठीक है, RCC वॉल में M35, कॉलम में M35, बीम और स्लैब में M25, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये समझना है यहां से। उसके बाद क्या जानकारी दी है? डेवलपमेंट एंड लैप लेंथ। कॉलम में 42D, 42 इंटू डाया, ये दी गई है डेवलपमेंट लेंथ, और बीम और स्लैब में 50D, 50 इंटू डायमीटर ऑफ बार। ये देखो लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जनरल नोट्स को पढ़ना है। यहां पर देखो, यहां पर भी लिखा हुआ ऑल रेफरेंस स्टील शैड बी HYSD कंफर्मिंग टू IAS कोड 1786। मैंने बताया था 1786 में स्टील रेनफोर्समेंट से रिलेटेड सारी जानकारी दी हुई है। तो उसी के हिसाब से यहां पर स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने ड्राइंग में जनरल नोट्स बनाए। तो ये सारी जानकारी आपको सबसे पहले ध्यान देना है, जनरल नोट्स पढ़ना है। ठीक है, ड्राइंग रीडिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, कोई भी ड्राइंग पढ़नी पड़ सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इजीली आप सारी चीजें सीख जाओगे। उसके बाद प्लान रीड करना है। सबसे पहले क्या रीड करना है? सबसे पहले भैया प्लान को रीड करना है। तो ये हमारा प्लान है। अब इस प्लान को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है कि एग्जैक्टली इस प्लान में लेंथ के अलॉन्ग क्या डायमेंशंस हैं, विड्थ के अलॉन्ग क्या डायमेंशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फुटिंग का प्लान है तो फुटिंग के कितने टाइप हैं, F1 कितनी फुटिंग है, F2 कितनी फुटिंग है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, क्या वो ऐसी रखी हुई है या ऐसी रखी हुई है,
सारी जानकारी देखना है। पूरा डिस्टेंस 2 फुटिंग के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, सारा प्लान पढ़ना है पहले। यदि आपने प्लान नहीं पढ़ा, सीधा दूसरे ड्राइंग में कूद गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए सबसे पहले प्लान पढ़ना है आपको। जैसे आप प्लान पढ़ लेते हो उसके बाद आपको एलिवेशन के बारे में जानकारी लेनी है कि भैया उस बिल्डिंग का एलिवेशन क्या है, उसका ग्राउंड लेवल का वैल्यू कितना है फाउंडेशन से, उसका प्लिंथ लेवल कहाँ तक आ रहा है, लिंटल लेवल कहाँ तक है, स्लैब लेवल कहाँ तक है, फिर लिंटल लेवल कहाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर का, सारी जानकारी आपको लेनी है पैरापेट तक पूरा, जहाँ तक भी होता है कोई भी स्ट्रक्चर। फिर एलिवेशन के बारे में जानकारी लो, समझो तो डिस्टेंस क्या है, लेवल्स क्या है, कैसे कैसे ड्राइंग आगे बढ़ रही है, तो आपको ये पढ़ना है, एलिवेशन पढ़ना है आप। उसके बाद आपको सेक्शन पढ़ना है। जैसे आप एलिवेशन पढ़ लेते, अब आओ सेक्शन पढ़ने के लिए कि भैया किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लान है आपका, ये बोल रहा है यहाँ से मैंने काटा और इसको ऊपर देखो कैसे दिखेगा, तो ये इसका यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन पढ़ना है। इसके बाद सेक्शन में क्या जानकारी दी है, इसकी डेप्थ कितनी है, ग्राउंड लेवल से 2200 mm इसकी डेप्थ है। उसके बाद यहाँ पर सैंड फिलिंग पीसीसी हुई है 100 mm की। रेक्टेंगुलर पोर्शन का लेंथ D1 है, ट्रेपेजॉइडल का लेंथ D2 है। उसके बाद पेडेस्टल कॉलम चालू हो गया है। और अब उसके बाद सेक्शन को रीड करना है कोई भी ड्राइंग का। जैसे आप सेक्शन रीड कर देते हो उसके बाद स्टील डिटेल्स पढ़ना है आखिरी में। स्टील डिटेल्स पहले ही देखने लग जाते हैं और पहले ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे इतना सारा कैसे पता चलेगा, कैसे समझ आएगा, कैसे समझू कहां पर क्या लगा हुआ है। कंफ्यूजन इसी वजह से है क्योंकि आप ऑर्डर में सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे। और यदि आप ये चाहते हो सारी चीजें पढ़ना सीखना, तो मैं हूं आपके साथ, आपको सिखाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। करना एक ही चीज है, फोन उठाओ, कॉल लगाओ 9111001234 पे, टीम से बात करो, सारी जानकारी लो, ट्रेनिंग ज्वाइन करो अभी के अभी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेनफोर्समेंट डिटेल्स, फुटिंग का साइज है F1, यहाँ पर आरए देखो, यहाँ पर आरए करके रेनफोर्समेंट दिया गया प्लान में, ये आरए करके रेनफोर्समेंट है। डेटा क्या है, 12 हैश एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। 12 हैश मैंने बताया था ना, हैश लगा होगा तो क्या बोल रहा है, 12 mm का डाया और 150 का स्पेसिंग में लगे हुए हैं सर ये पूरे ए डायरेक्शन में ऐसा करके। तो ये रेनफोर्समेंट की डिटेल्स। सेम आरबी डायरेक्शन दिया हुआ है, हैश 12 एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, सेम ये आरबी डायरेक्शन ऐसा, इनके बीच का स्पेसिंग भी 150, टाया कितना 12। तो ऐसा आप रेनफोर्समेंट पढ़ो धीरे धीरे। गाइज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज है बीबीएस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइंग को पढ़ना। यदि आप ड्राइंग रीडिंग समझ लेते हो ना, तो किसी भी तरह का रेनफोर्समेंट, किसी भी स्ट्रक्चर का आप बड़े आसानी से सीख सकते हैं। अभी हम पॉइंटर्स तो बहुत सारे पढ़ ले रहे हैं, हम ग्रेड पढ़ ले रहे हैं, साइज पढ़ ले रहे हैं, यूनिट वेट पढ़ लिए, इतना सारा कवर पढ़ लिए, फिर बहुत सारी जानकारी और आगे भी पढ़ेंगे। बीबीएस में वो सारी जानकारी तो जरूरी है यार, लैब प्लान, डेवलपमेंट प्लान सब पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये सारी जानकारी तब काम आएगी आपके जब आपको ड्राइंग पढ़ना आता होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने अपने बार बेंडिंग शेड्यूल के ट्रेनिंग मॉड्यूल पे यही सबसे अच्छा करवाया है आपको कि भैया ड्राइंग पढ़ना समझो। और मैं डाउट सेशन में भी सबसे ज्यादा यही कहता हूं कि ड्राइंग समझो आप। यदि आपने ड्राइंग समझ लिया तो कोई भी स्टील रेनफोर्समेंट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको भी यही करना है, ड्राइंग पढ़ना यदि आप चाहते हैं पूरे स्टील रेनफोर्समेंट का, आइए हमारे साथ ट्रेनिंग करिए, ज्वाइन करिए और अपने करियर में आगे बढ़िए। ये सारा नॉलेज आपको यूट्यूब पे तो मिलेगा ही, बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं। यदि आप फुटिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, बीम का ड्राइंग, स्लैब का ड्राइंग, कॉलम का ड्राइंग, जो भी ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं आपको जानना है, यूट्यूब पे जाके टाइप करो कॉलम ड्राइंग रीडिंग बाय सिविल गुरुजी, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे बहुत सारे। लेकिन बहुत सारे वीडियोस का सीक्वेंसिंग फॉलो करना, बार बार देख पाना, कंटिन्यूटी, वो बिल्कुल आप कर चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप ट्रेनिंग में आते हो तो कंटिन्यूटी बन जाती है। तो मैटर ऑफ फैक्ट ये आपके डिसाइड करना चाहते हो। डिटेल सब है यूट्यूब यूनिवर्सिटी में मैंने इतने वीडियोस बनाए, उससे भी देख के सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग करना चाहते हो मेरे साथ आकर के सीख लो, उसमें भी कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं इसी के पार्ट में, कटिंग लेंथ। अगेन अब बहुत सारे शेप है, अब बहुत सारे शेप में किस तरह से कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग शेप्स की ड्राइंग पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊं आपको, जैसे ड्राइंग में देखो, ड्राइंग में पढ़ना है जहाँ सरिया दिया हुआ है, कैसा शेप बना है, ऐसा शेप बना हुआ है। यहाँ देखो कॉलम में चलते हैं तो यहाँ पर देखो, ये देखो ऐसा कुछ शेप बना हुआ है, ऐसा है ना। बीम में जाएंगे तो कुछ ऐसा शेप बना हुआ होगा, लैप आ जाएगा तो कुछ ऐसा शेप बना हुआ होगा। अलग अलग शेप है, इसी शेप को ही कैसे काटते हैं वही सीखना है बस। क्लियर है गाइस? शेप ऑफ बार और कटिंग लेंथ का फॉर्मूला। तो इसमें सबसे पहला हमारा कुछ इस तरह का शेप है,
मैटर ये नहीं करता कि इस एंगल में ये ऐसा भी होगा तो भी सेम ही कटिंग लाइन निकलेगा। तो यहां से यहां तक हमको ए प्लस यहां से यहां तक एल प्लस यहां से यहां तक बी, यही कैलकुलेट करना है। और कहीं पर भी आपको इस तरह का शेप दिखेगा तो फॉर्मूला यही लगेगा, ए प्लस एल प्लस बी माइनस बैंड डिडक्शन। अब यही बैंड डिडक्शन वही जो हमने देखा था। अब ये देखो कितनी बार हो रहा है, एक बैंड यहां पर 90 डिग्री, एक बैंड यहां पर 90 डिग्री, तो बैंड डिडक्शन 2 बैंड हो रहे हैं। 90 डिग्री का वैल्यू क्या था 2D, तो ये माइनस कर देना तो यहां से आपका कटिंग लाइन निकल जाएगा। अब मैटर ऑफ द फैक्ट ये है कि भैया ड्राइंग पे शेप पढ़े कैसे, तो यहीं पर ही आपको मैटर आएगा ड्राइंग रीडिंग का, जहां पर मैं आपको हेल्प करूंगा हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में सारी ड्राइंग को पढ़ने के लिए। ठीक इसी तरह से अगर कुछ इस तरह का शेप आ गया तो इस तरह का शेप कैसा, ए प्लस एल, सीधा सा फॉर्मूला ए प्लस एल माइनस बैंड डिडक्शन। यहां पर एक ही बैंड हो रहा है 90 डिग्री का, तो 1 इंटू 2D इसकी वैल्यू की बैंड डिडक्शन फार्मूले में लगा के निकालेंगे। यदि कुछ इस तरह का शेप आ रहा है जहां पर लैप यूज हो रहा है तो कैसा, ए प्लस पूरा एल प्लस बी और प्लस यहां से यहां तक के लैप डिस्टेंस, ये जो दिख रहा है आपको यहां से लेकर के यहां तक का, ये लैप लेंथ। लैप लेंथ क्या है, ड्राइंग में दिया हुआ है, जो भी डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू है वही लैप लेंथ की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस एल प्लस लैप की वैल्यू प्लस बी और माइनस बैंड डिडक्शन। एक बैंड यहां पर 90, एक बैंड यहां पर 90, तो 290 डिग्री का बैंड। क्लियर है गाइस? तो ये शेप्स जैसे भी आपको मिलते जाएं, इसी के लिए आपका यूज होता है आईएस कोड 2502। उसमें सारे वैल्यूज दिए गए, आगे एक बार हम उसको गो थ्रू भी कर लेंगे आईएस कोड में कैसे कैसे वैल्यूज दिए गए। आगे चलते हैं। क्रैंक बार लगी हुई है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ये बीम है और एक कॉलम है, ये रिइंफोर्समेंट अंदर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एलडी डेवलपमेंट लेंथ। और इसकी वैल्यू कितनी है, ड्राइंग में बेसिकली इसकी वैल्यू 50D दी रहती है हमेशा, मैक्सिमम केसेस में चेंज होगी तो ड्राइंग में दिया रहेगा 50D। अब इस तरह के शेप की ये पूरा सरिया है, इसके शेप की कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी भाई, जहां पर बीम में लगती कर्टेल बार या फिर क्रैंक बार या बेंट अप बार जो भी बोल लो। इसका फॉर्मूला क्या है, एलडी, यहां से यहां तक एलडी प्लस स्पान लेंथ एल, ये जो भी बीम के स्पान की लेंथ है स्पान लेंथ एल, प्लस यहां से यहां तक की जो लेंथ है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। जब इस साइड पर एक्चुअल ऐसा बेंड होगा ना, तो इसकी लेंथ होती है 1.42 h, और h क्या है, परपेंडिकुलर हाइट, इसकी परपेंडिकुलर हाइट h कहलाती है। 1.42 h इसकी एक्चुअल लेंथ होती है। लेकिन जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मैं ऐसे अलग अलग नहीं निकाल सकता, यहां से यहां निकालूं, फिर यहां से यहां निकालूं, फिर इसकी लेंथ निकालूं, फिर इसकी लेंथ निकालूं, फिर इसकी, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, बहुत टफ है। मैं तो निकाल लूंगा लेकिन बीबीएस बनाएंगे इतना सारा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है, जब हम इसको डेरिवेट करते हैं तो ये भी डेरिवेशन मैंने सिखाया है कि फॉर्मूला बनता कैसे। ये फॉर्मूला बनेगा 0.42 h इंटू 2, क्योंकि 2 बार क्रैंक हुई है। एक बार होती तो 0.42 h ही यूज होता, 2 बार हुई है तो 0.42 h, और यहां से एल डी माइनस बैंड डिडक्शन। 2 बार 90 डिग्री का बैंड, एक यहां पर एक यहां पर, और 4 बार 45 डिग्री का बैंड, 1 2 3 और 4। ये फॉर्मूले से इस तरह के शेप का कटिंग लाइन निकलेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा गाइस, इट्स अ प्रैक्टिस प्रोसेस, जर्नी प्रोसेस। आपको एक एक 2 2 3 दिन कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। यदि इस तरह का शेप मिल गया आपको, स्टीरअप में टाई बार निकाल रहे, यदि टाइज निकाल रहे तो इस तरह का शेप मिल गया तो इजी फॉर्मूला है। आपको बस 2 साइड लेना है, रेक्टेंगल में एक साइड, ये दूसरा साइड, तो पेरीमीटर निकाल लो, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस हुक लेंथ, एक हुक ये प्लस हुक लेंथ, एक हुक की वैल्यू 12D 135 डिग्री के लिए, माइनस बैंड डिडक्शन। कितना बैंड, 3 90 डिग्री का और 2 135 डिग्री का, तो बैंड डिडक्शन का वैल्यू डाल के आपका कटिंग लेंथ निकल जाएगा। तो यही सारा चीज देखो, ये जो हम कर अभी आप इतने शॉर्ट फॉर्मेट पे अपन समझ रहे हैं, अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, समझ रहे हैं। और यही जब कैलकुलेट करना पड़ेगा तो देखो इतनी बड़ी ड्राइंग है, पूरा स्ट्रक्चरल ड्राइंग सॉल्व करना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है गाइस, तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यदि कुछ इस तरह का सर्कुलर शेप निकल गया तो सर्कुलर शेप के लिए क्या है, अब इसका सरकमफेरेंस लेना है। सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर प्लस हुक लेंथ, ये 2 हुक है 90 डिग्री में, और माइनस बैंड डिडक्शन, यानी 2 हुक का बैंड डिडक्शन। यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, 2 हुक का आएगा, 2 इंटू 2D 90 डिग्री के लिए। क्लियर है?
ये बैंड डिडक्शन। तो ये फॉर्मूला हो गया। यदि शेप चेंज हो जाता है और इस तरह का डायमंड शेप आ जाता है हमारे लिए, तो डायमंड शेप में कैसे निकालेंगे? डायमंड शेप में यहां पर हमको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के ऐसा, ये h का वैल्यू निकालना पड़ेगा हाइपोटेनियस का ऐसा। जैसे ही हमारा h निकलेगा तो फॉर्मूले में आ जाएगा 2h, ये h प्लस ये पूरी वैल्यू a, तो 2h प्लस a और 2 हुक, 2h प्लस a प्लस हुक लेंथ 12d की हुक लेंथ और माइनस बैंड डिडक्शन h कैसे निकलेगा? तो ये फॉर्मूला गिवन है h का। गाइस ये सारी जानकारी, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल भी सिखाया, क्योंकि ये एक पार्ट नहीं है ना, मैंने बोल दिया आपको ये h निकालना है साहब राइट एंगल ट्रायंगल बना के, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है, निकालेंगे कैसे, इसके भी वीडियोस बने हुए यूट्यूब पे, जाकर जरूर देखिए। पूरी डिटेल नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपको सारी जानकारी यूट्यूब पे मिलेगी। और मेरे साथ 1-to-1 सीखना है तो ट्रेनिंग ज्वाइन करो, फोन उठाओ, बोर्ड लाइन नंबर दिख रहा होगा 9111001234, कॉल लगाओ, बात करो, ट्रेनिंग ज्वाइन। ठीक इसी तरह से डायमंड शेप यदि बन गया तो डायमंड शेप में क्या करना है, अब सेम अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल छोटा हो जाएगा, आधे में आ जाएगा ये ऐसा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर ये एक h बन गया हाइपोटेनियस, फिर ये एक h, 2h, 3h, 4h, तो क्या आ गया 4h प्लस हुक लेंथ, यहां पर 2 हुक आएगा माइनस बैंड डिडक्शन, ये h निकालने का ही फॉर्मूला यहां गिवन है। तो डिटेल जानकारी तो अपने पास अवेलेबल है, कौन सी चीजें कैसे निकालनी है बस उसको क्लब करने की देरी है। क्लब करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है, क्लब करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, फिर नया चीज सीखना है, फिर आगे बढ़ना है, नया चीज सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये सारी डिटेल जानकारी आपको अवेलेबल रहेगी। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि IAS कोड 25021963 है, यहां पर एक बार मैं कोशिश करता हूं यदि मैं दिखा पाऊं तो। देखिए ये हमारा IAS कोड है, ठीक है। अब इस IAS कोड में बहुत सारी डिटेल जानकारी अवेलेबल है बार्स के शेप के बारे में। देखिए यहां से चालू हो जाता है पेज नंबर 8 से, कि कैसा कैसा आपका बैंड है। जैसे स्ट्रेट बार है तो L वैल्यू हो गई, हुक के साथ L है तो L प्लस H, ठीक है। कैसा भी शेप हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, अलग अलग शेप, किस शेप का क्या फॉर्मूला होता है उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने का, वो यहां पर पे दिया हुआ है सारा। इसमें एक पॉइंट ये है कि सारी वैल्यूज इसने ना सेंटर से कैलकुलेट की है, सरिये के अंदर से। इसी वजह से कहीं भी आपको बैंड डिडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट, जैसा हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं a प्लस एल प्लस बी, डायरेक्ट आउटर टू आउटर, उस केस में हमको बैंड डिडक्शन यूज करना होगा। यहां पर सारी वैल्यूज दी गई है, कैसा भी शेप हो, देखो इस तरह का शेप हो, ऐसा शेप हो, कोई भी शेप हो, सारी वैल्यूज दी गई है और हमको वहीं से ही निकालना है मैक्सिमम। चाहे आप ब्रिज में लग रहा हो, रिटेनिंग वॉल में लग रहा हो, किसी भी तरह का शेप लग रहा हो, है ना, चाहे हॉन्च बार लग रही हो, कैसी भी बार लग रही हो, सारे शेप का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि उसको कैसे निकालना है। बस आपको ड्राइंग पढ़ना है, समझना है और कैलकुलेट करके निकालना है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। क्लियर है आपको? तो ये IAS कोड आप एक बार जरूर देखिए, फॉलो करिए, और मेरे साथ पढ़ के सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यही है IAS कोड जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और भी जो मैंने स्टार्टिंग बताया था वो सारे के सारे तो पढ़ने ही है। तो गाइज ये सारी डिटेल जैसे आप पढ़ते हैं, ये सारा जानकारी आप याद रखते हैं, तो अब देखते हैं क्या आपको बनाना पड़ता है। तो गाइज अब यहाँ पर देखिए, आपको जो बनाना पड़ता है वो इस तरह का पूरा डिटेल रिपोर्ट बनता है, है ना। ये सारे डिटेल रिपोर्ट में वही आपका कौन सा मेंबर है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, लेफ्ट सपोर्ट, राइट सपोर्ट, बार डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, बार डाया, स्पेसिंग, नंबर ऑफ बार्स, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है, बार का डाया, टोटल वेट, सारी जानकारी यहां पर वो निकलती है पूरे के पूरे फॉर्मेट पे। यही आपको प्रिपेयर करना होता है। और जब ये डिटेल पर प्रिपेयर होता है, इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करके दिखाता हूं। ये फॉर्मेट में जैसे आप सारी जानकारी डालते हैं, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा BBS का फॉर्मेट रेडी होता है, सारी जानकारी डिटेल। ये प्रीलिमिनरी BBS हम इसको कह सकते हैं, जैसे प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन बनाते हैं। लेकिन यही जानकारी पूरे, आप देखिए पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये पूरे स्ट्रक्चर का स्टील रिपोर्ट आपको बनाना रहता है। सारे रिपोर्ट्स, चाहे वहां पर फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो, स्लैब हो, स्टेयर केस हो, पाइल कैप हो, कुछ भी चीज हो, आपको पूरा रिपोर्ट बनाना पड़ेगा हर एक चीज का। लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, शेप क्या है, डाया क्या है, कौन सा वार है, सारा रिपोर्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। यही रिपोर्ट है एक्चुअल आउटपुट जो आपको आगे चल के काम आने वाला है। तो यदि मैं बात करूं ये रिपोर्ट कैसे काम आएगा, ये रिपोर्ट जैसे आप बना लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट, ड्राइंग रीडिंग, कटिंग लेंथ कैलकुलेशन, सारे बेसिक स्पेसिफिकेशन जो डिजाइन क्राइटेरिया में काम आएंगे,
उसके बाद और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नॉलेज जो अभी हमने पढ़ा, ये सारा चीज आना चाहिए, तब जाकर के क्लब होता है पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल। अदरवाइज ये 2 वीडियो 4 वीडियो 10 वीडियो गेम है ही नहीं। आपको मल्टीपल ड्राइंग्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस ड्राइंग में कुछ केस अलग है तो उसमें कुछ केस अलग है तो इसमें कुछ केस अलग है। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको यूज नहीं होगा। इसी प्रैक्टिस के लिए सिविल गुरुजी आपकी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। तो इंजीनियर्स, अब हमने देख लिया कि भी ये कॉस्ट एस्टिमेशन में किस तरह से तो हमारा डिजाइन फेज फिनिश होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन फेज फिनिश होता है। अब आता है नेक्स्ट मटेरियल प्रोक्यूरमेंट। अब जैसे ही आपका ये फॉर्मेट, अब इसके आगे हम पूरी चीजें लर्निंग करेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था कॉस्ट एस्टिमेशन हमने सीख लिया। प्रोक्यूरमेंट में जैसे आपका ये पूरा रिपोर्ट जनरेट होता है, अब आता है परचेज रिपोर्ट कि भैया प्रोक्यूरमेंट के लिए भैया कौन से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देना है, कौन से कंपनी को देना है, वो परचेज रिपोर्ट बनाएगा, है ना। फिर गुड रिसिप्ट नोट जैसी वो आ जाएगी, पूरे के पूरे जो भी आपने परचेज किया पूरे आ जाएंगे, तो गुड रिसिप्ट नोट के थ्रू यहाँ पर वो पूरा प्रोक्यूरमेंट का काम होगा। किस बेसिस पे? उसी रिपोर्ट के बेसिस पे जो आपने बनाया है। तो यदि आप इस डिपार्टमेंट में भी है तो भी आपको बीबीएस की समझ होनी जरूरी है। और यदि मैं समझाऊं मटेरियल प्रोक्यूरमेंट में, तो जो भी आपका डिटेल रिपोर्ट बनता है, लास्ट में जो भी आपका डिटेल रिपोर्ट बनता है, परचेज रिपोर्ट बनता है, इस परचेज रिपोर्ट में 8 mm का कितना सरिया, 10 का, 12 का, 16 का, जो भी आप बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, इसी के बेसिस पर परचेज रिपोर्ट बनेगा, अलग अलग फॉर्मेट पे, अलग अलग चीज़ों में। फिर गुड रिसिप्ट नोट, जैसे आपकी रिसीव हो जाएंगे आपके गुड्स जो भी आपने ऑर्डर किए वो आ जाएंगे, तो जीएनसी गुड रिसिप्ट नोट दे करके वो परचेजिंग का काम धाम होगा। क्लियर है गाइस? तो ये इसके बाद मटेरियल प्रोक्यूरमेंट हो गया, मटेरियल आ गया। अब मटेरियल आते आते इस प्रोसेस के दौरान अब काम आएगा साइट प्लानिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन का। भैया रिइंफोर्समेंट तो आ गया, लेकिन प्रोजेक्ट तो बड़े हैं, तो कौन से फेज में कितने लेबर लगेंगे, कितने बार बेंडर, कितने लेबर, कितने ठेकेदार लगेंगे, कितने सुपरवाइजर लगेंगे, कौन सी मशीन कितनी लगेगी, सब प्लानिंग में आता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पार्ट में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पार्ट पर भी जो आप ये पूरा रिपोर्ट बनाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है भैया, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसके अंडरस्टैंडिंग रखना। तो ये रिपोर्ट वहां पर भी काम आएगी। यदि आप इस फेज पर भी है तो भी आपको इस बीबीएस के इस रिपोर्टिंग के पार्ट को अच्छा करना जरूरी है। जैसे ही आगे बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल एंड कंप्लायंस का पार्ट आ जाएगा। यहां पर भी आईएएस कोड मेरे ख्याल से 555 या फिर 1555 ऐसा कर कोई आईएएस कोड है, वो यूज होता है क्वालिटी चेक करने के लिए कि भैया कितना बेंड हो रहा है, उसके बेंड की वैल्यू कितनी है, रप्चर तो नहीं हो रहा, जब इसको बेंड किया जा रहा है तो यहाँ पर रप्चर तो नहीं आ रहा। क्वालिटी टेस्ट होगा पूरा रिइंफोर्समेंट का, ठीक है। तो ये सारी जानकारी बहुत मैटर करती है जब स्टील से रिलेटेड हम बात करते हैं। और इतना ही नहीं यार, इसी के साथ साथ आपको रोलिंग मार्जिन का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब रोलिंग मार्जिन क्या है? जैसे कि हमने 1 मीटर का सरिया काटा था, मान लेते 12 mm डाया का 1 मीटर का सरिया काटा, 0.888 kg उसका वेट निकला। रोलिंग मार्जिन क्या बोलता है कि भैया, ये भी आईएएस कोड 1786 में दिया गया कि आपका जो स्टील है, अब जरूरी नहीं है हर बार सेम उतना ही निकलेगा 1 मीटर का, लेकिन जब भी परचेज ऑर्डर होता है तो उस पे बाय वेट से जाता है ना कि भैया इतना टन या इतना केजी या ऐसा लोहा चाहिए, लेंथ से तो नहीं जाता। लेकिन आप कैलकुलेट क्या करते हो? आप तो लेंथ कैलकुलेट करते हो, फिर उससे क्वांटिटी बनाते हो। मान लेते हैं कि यदि जो वेट है, ठीक है, वेट है 0.888 की जगह 0.892 हो गया, ठीक है, 4 पॉइंट बढ़ गया, 0.004 पॉइंट बढ़ गया, तो उस केस पे क्या हो जाएगा? आपका वेट जो आपने मंगाया था उतना ही आएगा, लेकिन लेंथ छोटी हो जाएगी। रिइंफोर्समेंट की लेंथ छोटे होने की वजह से क्या होगा? आपका जो रिक्वायर्ड लेंथ में लगना था वो सरिया नहीं लगेगा। तो छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस क्या है? रोलिंग मार्जिन क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे कैसे प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, सारी जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना यार। ये कैसे होगा? ये भी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आता है रोलिंग मार्जिन, जब भी रिइंफोर्समेंट आता है। तो ये कैसे होगा, ये भी आपको सीखने को मिलेगा हमारे साथ। उसके बाद जब काम हो रहा है और काम होने के बाद उसकी भी क्वालिटी चेक करना है, सही से लैप हुआ कि नहीं, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, स्पेसिंग सही है कि नहीं, लिंक सही लगे हैं कि नहीं, कटिंग लेंथ सही निकला है कि नहीं, सारा चीज़। वेस्टेज ज़्यादा तो नहीं हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करना है, जो वेस्ट बार है उसका कैसे सही से यूटिलाइजेशन करना है, रीयूटिलाइज कैसे करना है, ये सारा चीज़ कैसे होएगा, सब आपको सीखना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा। इसके बाद वही जो रिपोर्ट आपने बनाई है वही रिपोर्ट जाती है रीबार फैब्रिकेशन और बेंडिंग के लिए। अब वो क्या करता है? अब भैया काटेंगे वो लोग अपने जो भी आपने बनाया होगा फॉर्मेट में, आप जो बनाओगे उसी से काम हो रहा है, सब अलग अलग जगह इतना सारा काम। अब उसने देखा, अब उसके बाद इसको काट रहा है और उसी के हिसाब से बेंड कर रहा है। जो आपने शेप बनाया था, शेप ऑफ बार इसी वजह से लिखते हैं वहाँ पे, और उसमें डिस्टेंस भी लिखते हैं ताकि वो कटिंग करके बेंड करके रेडी कर सके बार बेंडर।
अब वो रेडी कर रहा है किसके हेल्प से? आपके ड्राइंग के हेल्प से, जो आपने पूरा स्टील की रिपोर्ट बनाया है। यदि वो गलत तो सारा काम गलत, इसी वजह से वो सही बनाना है। वो आपकी रिपोर्ट से देखता है, अब उसके बाद एग्जीक्यूशन का काम चालू होता है। भैया हर जगह एग्जीक्यूट हो रहा है आपका पूरा इतना टीडियस काम। ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार याद करो, बार बेंडिंग शेड्यूल में ड्राइंग पढ़ के आपने लोकेशन एंड मार्किंग को स्ट्रीमलाइन किया, उसी हिसाब से काम चल रहा है। क्योंकि यार ये तो इनका लेबर्स का काम क्या है, जो आपने बताया उसको एग्जीक्यूट करना। यदि उनको ही पूरा ड्राइंग पढ़ के काम करवाना आता तो कोई बात ही नहीं थी। तो आपकी यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है? यदि वो गलत काम किया, मतलब आपने सही तरीके से सुपरवाइज नहीं किया चीज़ों को, तो उसको एग्जीक्यूशन के वक्त पूरा स्ट्रीमलाइन करना। ये सारी जानकारी यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम केवल सोचो कहाँ से चालू हुआ, ये डिज़ाइन से चालू हुआ है स्टील रेनफोर्समेंट का काम, और अब ये चलते ही आ रहा है। तो ये सारी जानकारी, इसके बाद वही सेम क्वालिटी वाले का काम चेक करना, हर एक चीज़ सही से हुआ है कि नहीं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा क्वालिटी वाले के काम में, हो सकता है कंपनी में क्वालिटी वाले साइट इंजीनियर को ही करना पड़ता हो काम, सीनियर इंजीनियर करना पड़ता हो। जॉब पोस्ट से मैटर नहीं, मैटर ये सारा काम आपको पता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड आपको रखना रहता है, पूरा एक एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा स्ट्रीमलाइन रखना पड़ता है, एक एक ड्राइंग के साथ। स्टोर से कितना रेनफोर्समेंट लिया, कितना वेस्टेज में उसको बंडल बना के रखा, कितना कैलकुलेट किया। यदि आपका जो भी रेनफोर्समेंट बचा है कट के, वो प्रोजेक्ट में आगे कहाँ यूज होने वाला है तो उसका नोट डाला कि नहीं आगे वाले प्रोजेक्ट के लिए, जो बंडल बना के रखा है उसमें। मान लेते हैं नंबर डाला, बंडल नंबर 1.2 मीटर के पूरे सरिये कट के रखे हैं, तो वो अब प्रोजेक्ट में कहाँ इस्तेमाल होने वाला है रीयूज, ताकि वो फिर से आप स्टोर से ना उसको लिया जाए रेनफोर्समेंट को, इसी को यूज किया जाए। तो ये कैसा होगा? पूरा डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्ट मेंटेन करना, ये सारा काम कैसे होगा? बार बेंडिंग शेड्यूल में होगा ये सारा काम। और अंत में फिर रेफरेंस के आपने जो बनाया है और जो काम रियली में एग्जीक्यूट हुआ है उसके रेफरेंस में पूरा बिल बनेगा। वही सब जो रिकॉन्सिलेशन वगैरह होता है कि भैया कितना एस्टिमेटेड था, कितना एक्चुअल में लग गया, दोनों के बीच का निकालेंगे, वेस्टेज पता चल जाएगा, इतना नुकसान हो गया भाई। ±2% होता है बस स्टील के लिए वेस्टेज। तो ये सारी इंपॉर्टेंस हो जाती है बार बेंडिंग शेड्यूल की जब आप पूरे एक प्रोसेस को देखते हो, तो डिजाइन से लेकर के बिल बना के कंप्लीट करने तक का काम। तो अलग अलग फेज में अलग अलग तरीके से बीबीएस काम आता है। और यदि आपको गाइस, फिर से मैं वही चीज कह रहा हूं, यदि आपको ये सारी चीज सीखनी है, डिटेल जानकारी लेनी है, तो सिविल गुरुजी लाया ये दिवाली नॉलेज वाली। इस नॉलेज वाली दिवाली में आपके पास है मौका लर्निंग करने का और आगे बढ़ने का और अपने करियर पे उस मुकाम तक पहुंचने का जिसके आप रियल में हकदार है। और आपको ट्रेनिंग देने के लिए सिविल गुरुजी ने, जैसे कि मैंने बताया, लाया बोगो, यानी कि बाय 1 गेट 1, जहां पर पे आप कोई भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जैसे कि कॉस्ट बिल्डिंग ज्वाइन करते हैं 17,847 रुपए में, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए मिलता है। लाइफ टाइम गाइस, लाइफ टाइम वैलिडिटी ना, कोई इधर उधर नहीं, लाइफ टाइम वैलिडिटी। प्लस इसी के साथ साथ आपको एक कॉप्स हाईवे का कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है सिविल गुरुजी 2 साल की वैलिडिटी के लिए। तो आपको क्या करना है? फोन उठाना है, अभी कॉल लगाना है 9111001234 पे, टीम से बात करना है, ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है और काम खत्म। बस अपने करियर पे आगे बढ़ो। जो भी रिक्वायरमेंट है, हेल्प करने के लिए हमें ना सर्विस टीम बैठी है सुबह 10 से 6, फोन लगाओ, सिविल इंजीनियर्स की टीम बैठी है। डाउट है कोर्स में, ट्रेनिंग में डाउट है, फोन करके पूछो, सॉल्व करो। साइट से रिलेटेड कोई डाउट है, शाम को हम डाउट सेशन में बैठते हैं, हमसे आगे पूछो, लेकिन डाउट सॉल्व करो। ये सर्विस ही तो है जो सिविल गुरुजी को आप लोगों तक पहुंचा रही है, आपकी हेल्प करने के लिए। तो आपके पास भी मौका है ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, लेकिन सिर्फ 447 इंजीनियर्स के पास ही मौका है। अभी जल्दी एनरोल कर लीजिए इस ऑफर में। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ कोई भी इंजीनियर सॉफ्टवेयर पार्ट में इंटरेस्टेड है तो वो कॉस्ट बिल्डिंग के साथ कॉस्ट फॉर BIM भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल गुरुजी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो इंजीनियर्स 2 साल की वैलिडिटी है, आपको क्या करना है? फोन उठाना है, कॉल लगाना है, टीम से बात करना है, ट्रेनिंग ज्वाइन करना है और आगे बढ़ना है। सो आई होप गाइस, जो BBS का एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि कौन कौन से स्टेज में कैसा कैसा इस्तेमाल होना है, कौन कौन चीजें इंपॉर्टेंट है। आज का मेरे वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये समझ आए कि BBS एक वीडियो में तो सीख नहीं सकते, वो तो बेवकूफी होगी यदि मैं बोल दूं कि मैं एक वीडियो में आपको BBS सिखा दूंगा पूरा A to Z। मेरा मकसद ये था कि आप ये समझें कि BBS सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है पूरे स्टेज वाइज। और यदि आपको ये प्रोसेस पता चल गया आज क्या क्या सीखना है, तो बस आप इसी प्रोसेस को पकड़ के सारी चीजें डिटेल पर सीख लीजिए। और यही वो चीजें हैं जो इंडस्ट्री को आपसे चाहिए, आप उनको सप्लाई करिए, अच्छी जॉब पाइए, करियर में आगे बढ़िए। बस यही कॉन्सेप्ट है, इससे और कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो BBS को सही तरीके से पूरा करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपने पूरे 9 पॉइंटर्स में देखा है। इसे सीखिए, समझिए और आगे बढ़िए। क्लियर है गाइस? सो इंजीनियर्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। नमस्कार,
जय हिंद, जय भारत।